नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष भारद्वाज। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं मुंबई में और हवाई प्लाजा में आए हुए हैं और आज मिलेंगे हम एडवोकेट अखिलेश राजभर जी से। तो आइए चलते हैं, आइए जानते हैं अखिलेश जी के बारे में। अखिलेश जी, अपना इंट्रोडक्शन। सर्वप्रथम मैं संतोष भाई और अखिलेश भाई आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामना और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आप लोगों ने जो समाज का काम आज इतने बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सब जितनी भी आपके साथ टीम काम कर रही है, उसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ, मेरा नाम एडवोकेट अखिलेश राजभर है और मैं उत्तर प्रदेश की धरती आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तहसील मार्टिनगंज और कालेपुर मेरे पैतृक गांव है। मेरा एजुकेशन 50% मानो तो नेटिव प्लेस पे हुआ है, उसके बाद यहाँ मुंबई में। कौन सी पढ़ाई की है आपने एडवोकेट बनने के लिए? श्रोताओं को बताइए ताकि जो भी युवा साथी अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो उस लाइन से पढ़ें, उस कोर्स को लें और आगे बढ़ें। और उसके लिए आप कोई भी साइट की ज़रूरत नहीं। आप बीए किए हैं तो भी कर सकते हैं, बीकॉम किए हैं तो भी कर सकते हैं और बीएससी किए हैं तो भी कर सकते हैं। उसमें किसी फील्ड की बाउंडेशन नहीं है। आप जिस फील्ड से आए हैं, आपकी अगर इच्छा है तो आप वो कोर्स कर सकते हैं। वो हर चीज़ में एप्लीकेबल होता है। तो एडवोकेट का कुछ तो स्पेसिफिक कोर्स होता होगा? नहीं, कुछ नहीं होता है। आप उसमें खाली क्राइटेरिया इतनी है कि अगर आप 12th के बाद करते हो तो 5 साल का होता है, अगर ग्रेजुएशन के बाद आप करते हो तो वो 3 इयर्स का रहता है। फी समथिंग कितना लगता है, एक आइडिया बता दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया रहे और उस हिसाब से वो लोग अपना एक बजट बना सकें। जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में एडमिशन आपको मिल जाता है तो एवरी ईयर का 20 से 25 हज़ार। अगर आप प्राइवेट में किसी में जाते हैं तो मिनिमम 1 ईयर का 75-80 के नियर अबाउट जाता है एक्सपेंसेस। जानना चाहेंगे, इसमें भी अलग अलग फील्ड्स होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल बताएं। जी संतोष भाई, मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरे जो नए युवा है जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं, सब युवा पीढ़ी को मैं बताऊंगा। जो भी मेरे ब्लड में है मैं उनको 100% देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई मेरे समाज का बच्चा आता है तो सबसे पहले देखो, अगर लॉ की डिग्री लेनी है तो पढ़ाई हर चीज़ की करनी पड़ती है। जैसे 3 इयर्स में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर वाइज होता है, एवरी सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होता है। तो पढ़ाई हर एक फील्ड की करनी है। फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई मैं क्रिमिनल में जाऊंगा कि सिविल में जाऊंगा कि प्रोफेशनली करूंगा या फिर और कोई फील्ड चुनूंगा। जैसे अभी लॉ का है, ऑल फील्ड में चलता है। लॉयर हर जगह अपॉइंट होता है। बाकी हर एक प्रोफेशनल का एक दायरा होता है कि आप उससे आगे नहीं जा सकते हो। लॉ में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कहीं नहीं जा सकते हो। ऑल जगह पे आप जा सकते हो। जितना आप में कैपेबल है, आप सब अपनी कैपेसिटी वहाँ दिखा सकते हो। तो आपने कौन सा फील्ड सेलेक्ट किया था? मैं तो संतोष भाई, मैं जब 2003 में मुंबई आया तो मैं किसी पर्पस के लिए आया था। मैं टीसी का एग्ज़ाम देने के लिए आया था। टीसी का एग्ज़ाम देने के लिए आया मुंबई में। तो मैं एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम हो गया, वाइबा हो गया, लेकिन जब नौकरी वाली बात आई तो वहाँ पे कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गया। तो अब घर पे कैसे जाऊँ? मुंबई आ गया था मैं, बोला कि मेरा नौकरी लगेगी, अब जाके सेटल हो जाऊँगा।
तो इस वजह से जैसी नौकरी मिली, एक हमारे बंधु थे गांव के, तो मुझे एक टैक्सेशन कंपनी थी, तो वहाँ पे फॉर्म था, वहाँ पे लगा दिया। और मुझे याद है कि जब मैं मुंबई आया था तो मैं फर्स्ट ईयर में था, बीए फर्स्ट ईयर कर रहा था, तभी से मैं जॉब पे लग गया। फिर वहाँ पे जब देखा कि अब नहीं होगा, तो मैंने वहाँ से अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह मंगा लिया। मंगाने के बाद में मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, करेस्पॉन्डेंस। मैं सुबह भर ड्यूटी करता था और सैटरडे संडे को मेरा क्लास हुआ करता था। फिर जाके मैं वो सैटरडे संडे को क्लास अटेंड करता था। फिर मैंने ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ। फिर उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन लिया। परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, फिनेंशियल बहुत ख़राब था, लेकिन समय के साथ साथ सब मालिक चेंज करते गए और आज उनकी इतनी कृपा है, माँ बाप की कृपा है कि आज अपन स्टेबल हो गए। आपने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया आपने? संतोष भाई, ये तो जब हमने स्टार्ट किया तब ये नहीं सोचा था कि शायद मैं इतना जल्दी इतना ग्रोथ कर जाऊंगा। रियली इतना फ्रैंक मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने 2015 में, मैं 2007 से पहले 2003-4 से एक जगह जॉब पे लगा, 2 साल काम किया। उसके बाद मैं 2006 या 7 में दूसरी जगह जॉब पे लगा। उसके बाद से कंटिन्यू एक ही जगह मैंने जॉब किया लगभग 10 साल तक। वहाँ से छोड़ने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ ऐसी बात आ गई तो मैंने छोड़ दिया। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अगर खुद दूसरे के लिए मैं 12 से 14 घंटा मेहनत कर सकता हूँ, तो क्या मैं अपने लिए 10 से 12 घंटा मेहनत नहीं कर सकता हूँ? वो सोच के मैंने डिसीजन लिया और फिर मैंने धीरे धीरे अपना स्टेबल करना शुरू किया। जब मैं पवई में, हमारे एक दोस्त थे महाराष्ट्रियन संजय रोमन करके, तो उन्होंने बोला कि मैंने जब जॉब छोड़ा तो उन्होंने बोला कि अखिलेश क्या कर रहे, तो मैंने उनको डिटेल बताया नहीं कि मैंने जॉब छोड़ दिया है। तो उन्होंने ऐसी डायरेक्टली पूछा कि कहाँ पे है, तो मैंने बोला घर पे। तो बोले ऐसा समय चल रही है, इनकम टैक्स का लास्ट डेट था, तो बोले कि अगर इनकम टैक्स का समय चल रहा है तो तू घर पे है, कोई प्रॉब्लम है क्या? बड़े क्लोज फ्रेंड थे, तो मैं ना भी नहीं बोल पा रहा था, हाँ भी नहीं बोल पा रहा था। तो उनको मुझे असलियत बतानी पड़ी। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू डायरेक्ट ऑफिस में आ मेरे। तो उन्होंने बुलाया और समझाया कि देख, छोड़ दिया है अच्छा है, डिसीजन लिया अच्छी बात है, बट अगर घर पे बैठा रहेगा तो काम कैसे मिलेगा, घर कैसे चलेगा? तो मैं बोला संजय भाई, मेरे पास तो लैपटॉप है बट मुझे बैठने का ठिकाना नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू लैपटॉप लेके आ, मेरी ऑफिस में बैठ। कहाँ पे उनकी ऑफिस थी? यही पवई प्लाजा में, सेकंड फ्लोर पे। तो उन्होंने बोला कि मेरी ऑफिस में बैठ। तो वो उस इंसान का शुक्रगुजार हूँ, तो उसने 1 महीना मुझे अपनी ऑफिस में बिठाया। बोले कि जब तक तुझे बैठना है बैठ। लेकिन जब जितने क्लाइंट्स थे जहाँ पे छोड़ा, मैंने किसी को नहीं बताया, तो सब लोग ने फ़ोन करना शुरू किया कि अखिलेश कहाँ हो। तो मैं किसी को नहीं बताता क्योंकि मेरा रिलेशन ख़राब होगा, उनसे मेरा रिलेशन ख़राब होगा। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अखिलेश छोड़ दिया, तब सब लोग ने फ़ोन करना शुरू किया कि अखिलेश भाई आप कहाँ पे हो, कैसे क्या कर रहे। तो जब मैंने बताया कि मैं यहाँ पे अभी भाई वहाँ से छोड़ के मैं अपना प्रोफेशन धीरे धीरे चालू किया है, तब सब लोगों का रिस्पांस हुआ। और लोगों का आना इतना धड़ल्ले से हुआ कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना सम्मान दिखाया और इतना काम दिया कि मैं काम करते करते थक जाता था, बट काम खत्म नहीं होता था। आज ऊपर वाले का बहुत बड़ी रहमत है और माता पिता का आशीर्वाद है कि जो अपने को आज यहाँ पे बिठाया गया। आप एडवोकेट हैं, इसमें आप क्या क्या करते हैं? संतोष भाई, मेरा प्रोफेशनल एडवोकेसी है जी, और उसके तहत मैं इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स
और अपील ट्रिब्यूनल तक का मैटर देखता हूँ मैं। जब मैं जॉब के सिलसिले में मुंबई आया था, और कॉल लेटर आज भी मेरे पास उपलब्ध है और उसको मैं बहुत संभाल के रखा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब का फर्स्ट कॉल लेटर आया था और इतनी खुशी थी कि मैं शायद सेलेक्ट हो जाऊँगा। और आज भी वो मैं कॉल लेटर आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ, उसकी फ़ोटो आज भी मेरे पास उपलब्ध है। ओके, तो मैं पूछना चाहूँगा, आप अपने बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं, तो आप कैसे दोनों चीज़ें आप मैनेज कर पाते हैं? संतोष भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। समाज काम के साथ साथ समाज कैसे देखते हो? अगर हम समाज के साथ नहीं जाएंगे, हम कितने भी बड़े आदमी हो जाए, अगर हम समाज के साथ नहीं जाएंगे तो हमें कौन जानेगा? हम कितने भी बड़े आदमी हो जाए, अगर हम समाज के साथ नहीं हैं तो फिर आदमी का बड़ा होना वो बड़ी बात नहीं होती है। जैसे मैंने स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, हो सकता है कि अगर ये समाज के साथ सामने जावे तो हो सकता है कि समाज के बहुत से लोग, उनके बच्चे इंस्पायर हों इससे कि अगर वो आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। इसकी प्रेरणा उनको बहुत मिलेगी, बहुत लोग इंस्पायर होंगे इससे। जी ज़रूर। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, एडवोकेट अखिलेश राजभर जी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और इस संस्था के जरिए इन्होंने बहुत समाज सेवा भी किया है। और आने वाले समय में 26 दिसंबर 2021 को चुनाव होने वाला है, जिसमें एडवोकेट अखिलेश राजभर जी महामंत्री पद के लिए भावी प्रत्याशी हैं। जैसा कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो चुनाव होने वाला है, तो इसमें आपको कहाँ से इच्छा आई कि नहीं मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए, ये मुझे प्रेरणा मिली कि सपोज अगर हमारे जैसे लोग अगर वहाँ पे आते हैं तो लोगों को ज़रूर एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर हम वो समाज के लिए कुछ दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। जी ज़रूर। लेकिन आपने महामंत्री पद ही क्यों सेलेक्ट किया? अध्यक्ष पद के लिए भी तो आप दावेदारी कर सकते थे। हाँ, वो भी जवाब देता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम धन्यवाद मैं देता हूँ मेरी शाखा को, घाटकोपर शाखा को, जहाँ वहाँ के हम लोग के आधार स्तंभ है माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी। हमारे बड़े क्लोज है, रिलेशन भी है उनसे, हमारा रिलेशन में भी आते हैं। और तमाम घाटकोपर के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पद के लिए प्रेरणा दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लास्ट टाइम हम लोग ने अध्यक्ष पद के लिए चंद्र भाई को खड़ा किए थे, तो दिस टाइम उन्होंने बोला कि अखिलेश भाई, हम लोग ने लास्ट टाइम अध्यक्ष पद के लिए लड़े थे और इस टाइम हम लोग महामंत्री पद के लिए लड़ते हैं। तो इस वजह से हमारे घाटकोपर शाखा में जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो हमको आज इस पद पे ला के बिठाए। मैं संतोष भाई एक और बात बताता हूँ, जब मैंने संस्था में आया तो 8-9 में वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे चंद्र भाई, माननीय चंद्र भाई। 2008 और 2009 2008-9 में तब तक वही, क्योंकि सब कुछ करता धरता वही, जो भी बोल देते थे करते थे। तो जब 2015 की नई कमेटी आई तो उन्होंने मुझे मेरा काम काज देख के कि बोले, अखिलेश भाई आप तो सब कुछ करते ही हो, तो आप क्यों नहीं महामंत्री होते यहाँ के। तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे घाटकोपर शाखा का महामंत्री बनाया। बोले नहीं, मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ और अध्यक्ष किसी और को बनाइए, महामंत्री आप हो और कोषाध्यक्ष दिनेश भाई को। और वहाँ के जब हम 2015 में हमारी कमेटी बनी शाखा की,
तो वहाँ पे तेज बहादुर भाई अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था जी। और कोषाध्यक्ष थे दिनेश भाई। आपके कार्य की शैली को देखते हुए, आपकी जो अंदर जो लगन है समाज सेवा की, वो सारी एक्टिविटी को देख के ही उन्होंने आपसे कहा। हाँ जी। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में महामंत्री पद के लिए आप चुनकर आए हैं। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद उन्होंने वो सफलता पाई भी है। भले ही उनको वो जॉब नहीं मिला टीसी का, जिसके लिए उन्होंने मुंबई आए थे। तो अगर आदमी संघर्ष करता, जरूरी नहीं कि हमको वही मिशन मिले, वही सफलता मिले। उससे रिलेटेड या फिर अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है, लगन है, तो हम अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरा बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद संतोष भाई। वंस अगेन मैं हमारे कैमरामैन अखिलेश भाई और हमारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं संतोष भाई और राजभर एक्सप्रेस का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जो समाज के प्रति उनको इतनी पीड़ा है, अगर इस तरह से हमारी नई पीढ़ी देख के कुछ इनसे इंस्पायरिंग होगी तो मुझे लगता है कि आज आने वाले समय में ज़रूर हम एक नया और अच्छा समाज एकत्रित करेंगे और हमारे समाज में ज़रूर चेंजेस आएगा। जी धन्यवाद सर।